fundamental of programming. In the last lecture, I started by introducing key concepts related to the programming. These key concepts related to what are the source programs, and what is in between the object program or object file and executable file or exe file as an extension of .exe, as an extension of .obj, and as the extension of CPP. So these three files were introduced in the last lecture. I am just want to ask you questions from the student. What is the source file, what is object program, and what is executable file? First question is to Khaja Ibrahim Ahmed. जी ख्वाजा. यस सर. सर सोर्स लेक्चर मिस हो गया था मुझसे. लेक्चर मिस हो गया था आपका? यस सर. तो बेटा ये रिकॉर्डिंग लगी हुई थी, क्यों नहीं सुनी है? देखो ये तो सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं और कुछ नहीं है लेक्चर मिस होना. हर चीज़ मौजूद थी, बुक मौजूद थी, प्रेजेंटेशन मौजूद थी, लेक्चर की रिकॉर्डिंग मौजूद थी, तो ये तो एक्सक्यूज ही नहीं है कोई. सर असल में मेरा फॉर्म लास्ट में जमा हुआ है, तो मैंने अभी ज्वाइन किया है लास्ट वीक में. तो लास्ट वीक में आपने किया है. देखिए ये सब बिलावजे के एक्सक्यूजेज हैं आपके, ना पढ़ने का ये एक वो है, क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग लगी हुई है उसके ऊपर, तो अब इसमें क्या एक्सक्यूज है जी. नाई क्वेश्चन इज टू आमना असगर. सॉरी सर, आइंदा ख्याल करो. आमना असगर, देखें जिसकी तरफ से यहाँ आंसर नहीं आएगा, या तो मैं इसको वेटिंग रूम में डाल दूंगा, या फिर जो है वो एग्जिट हो जाएगी क्लास. एमन जहरा जी, आमना क्या कहना चाहती हैं? सर मुझे याद नहीं. बेटा पढ़ते क्यों नहीं आते हो आप लोग? जब ये लास्ट लेक्चर से आज तक पूरा एक वीक हो गया, बीच में एक ट्यूसडे को क्लास होनी थी, वो भी नहीं हुई छुट्टी की वजह से. तो अब आप एक हफ्ते के बाद आके कह रहे हो कि जी हमें पता नहीं कुछ भी. एमन जहरा जी. सर जी बताइए बेटा, सवाल पूछा है, जवाब दीजिए. सर याद नहीं है. तो फिर आप ऐसा करें, आज का लेक्चर मैं ऑफ कर देता हूँ, आप लोग पहला लेक्चर पढ़ लें, फिर उसके बाद आ जाइएगा. कोई भी देना चाहता है जवाब दे दे. सर सोर्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो हम ना किसी को ना ऑब्जेक्ट को गिवन करते हैं. ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? जो हम ना ऑब्जेक्ट को गिवन करते हैं. नहीं बेटा, तलहा बिल्कुल सही नहीं बता रहे हैं आप. सर बीच में ना लैंग्वेज प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, और सोर्स हमारा सोर्स कोड में ना उसको देते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, उसको ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर वो एग्जीक्यूट होती है फाइल. कुछ बेहतर है आंसर, लेकिन ये प्रोग्राम वो होता है जो हम खुद टाइप करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम वो होता है जो उसको कन्वर्ट करके देता है मशीन को, और एग्जीक्यूटेबल फाइल वो होती है जो विंडोज के अंदर हम रन करते हैं, कोई भी रन कर सकते हैं उस फाइल. सही है. क्या नाम था? अरसलान नाम था. जी सर. देखें आज मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ अगले पार्ट पे, लेकिन कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रिपीट करूँगा. अगर आप लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग लगाई इसीलिए गई थी अगर कि आप रिकॉर्डिंग सुनकर आएंगे. अगर आप रिकॉर्डिंग सुन के प्रिपेयर होकर नहीं आते हैं तो इसमें एक वेटिंग रूम का ऑप्शन होता है. मैं भी वेटिंग रूम देखें आपके सामने ऑन कर रहा हूँ. ये सिक्योरिटी में मैं गया
और इनेबल वेटिंग रूम। इस वक्त वेटिंग रूम इनेबल हो गया। अब मैं किसी एक स्टूडेंट को भी ले जाके ना वेटिंग रूम में डाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये ख्वाजा इब्राहिम, अब ये ख्वाजा इब्राहिम ठीक है, ये इन्होंने लेट ज्वाइन किया, लेकिन बहरहाल तब भी ये मैं अभी टेम्परेरी जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन इनको वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ। देखें आप, पुट इन वेटिंग रूम। अब आप देखिए ख्वाजा इब्राहिम मीटिंग में नहीं है, ये यहाँ से चले गए ख्वाजा इब्राहिम। तो ये कहाँ चले गए ख्वाजा इब्राहिम? ये मुबारक अली अपना माइक बंद करके रखे। मुबारक अली, मुबारक अली, जी समझ में आ गई बात आप लोगों के? ये मैंने वापस एडमिट कर लिया इन्हें वेटिंग रूम में, और ख्वाजा इब्राहिम ये भी अब मीटिंग में आ गए हैं। और ये वेटिंग रूम का ऑप्शन मैं ओपन कर दूंगा अब नेक्स्ट टाइम से, और अभी भी ओपन हो गया। अब जो लोग इस वक्त ज्वाइन करेंगे वो मेरे पास अब वेटिंग रूम में चले जाएंगे, ठीक है ना? इतनी देर से ज्वाइन करने का क्या पर्पज़ है ये क्लास में। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जी सोर्स प्रोग्राम क्या होता है। सोर्स प्रोग्राम आप लिखते हैं इसको किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है? तो आपको कोई हाई लेवल लैंग्वेज लिखनी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यानी डेफिनेशन क्या है इसकी, वो ये है कि इंस्ट्रक्शन जाती है। अब ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 लिख ली, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, जितनी इंस्ट्रक्शंस लिखनी हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक फ़ाइल में जमा कर लेते हैं, और इस फाइल को हम नाम देते हैं सोर्स फाइल, ठीक है? तो सोर्स फाइल क्या है? सोर्स फाइल एक प्रोग्राम फाइल है, और सोर्स फाइल बनाई कैसे जाती है? ये बनाता कौन है? ये यूज़र बनाता है, ठीक है? या जो प्रोग्रामर है वो लिखता है इसको। और सोर्स फाइल जो है इसी हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखता है, ठीक है? अब यह हमें सीखना क्या है, देखें इस कोर्स में हमें हाई लेवल लैंग्वेज सीखनी है, और हमें प्रोग्रामिंग टेक्निक सीखनी है कि क्या होती है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। इसके बाद आता है जब हम कंपाइलर को देते हैं तो कंपाइलर एक इंटरमीडिएट स्टेज में इसका एक ट्रांसलेशन बनाता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। मिसाल के तौर पर इस फाइल का नाम मैंने रखा था table.cpp। अब table.cpp को मैंने जब कंपाइलर को दिया तो उसने एक table.obj बनाएगा, table.obj। इसमें ट्रांसलेशन तो होगा, लेकिन इसमें कुछ फाइल्स एडिशनल चाहिए होती हैं एग्जीक्यूशन के लिए, वो इसमें मिसिंग होंगी। तो ये फिर हम देंगे लिंकर को। बीच में आएगा एक प्रोसेस लिंकिंग का, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिंकिंग। तो इसके लिए हमें लिंकर चाहिए होगा। और लिंकर क्या करेगा? लिंकर इसको एक्जी बना देगा। एक्जी में क्या है? इसमें भी इंस्ट्रक्शंस हैं, और वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो यहाँ लिखी हुई थी, और उन सारी इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट किया कर दिया है अब मशीन लैंग्वेज में। ये मशीन लैंग्वेज में है, ये बाइनरी कोड्स में है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में। तीनों में एक ही चीज़ है, लेकिन तीनों मिसाल के तौर पर ये अगर उर्दू में है, और ये आपकी इंग्लिश में है, और ये आपकी फ्रेंच में तब्दील होगी। और कंप्यूटर यानी सर्वेंट जो है वो फ्रेंच समझता है अगर, और ट्रांसलेटर मेरा बीच में इंग्लिश आती है उसको, और वो इंग्लिश से फ्रेंच में ट्रांसलेट करता है। तो ये 3 स्टेज का प्रोसेस आप समझिए इसको। आखिर में जब ये एक्जी बन जाएगी, इसका नाम होगा table.exe।
तो नाम चेंज नहीं करना है इसका, नाम तीनों का सेम रहेगा। इसका जो नाम है वो, इसका जो नाम है वो, इसका जो नाम है वो, ठीक है, ये तीनों का नाम सेम रहेगा। जी मुबारक अली, क्या सवाल था आपका, पूछना है? भाई सर वो माइक का टच खराब चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये 2 स्टूडेंट को मैंने अभी क्लास में ऐड किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से 10 मिनट के बाद मैं कोशिश करूँगा वेटिंग रूम ओपन कर दूँ, आप लोग 10 मिनट से पहले पहले आ जाएं मीटिंग में, वरना आप ऑटोमेटिकली वेटिंग रूम में चले जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस में अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनीवन हैज एनी क्वेरी रिलेटेड विद किस चीज़ की? C++, ठीक है। ये एक लैंग्वेज थी पहले C, और C से ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, यानी लैंग्वेज जो अपने आप को अपडेट करते हैं लोग। तो जब वो लैंग्वेज अपडेट होती है तो नई वर्जन्स आ जाते हैं। तो वो नया वर्जन इस वक्त C++ है, और इसके आगे भी वर्जन्स आ गए हैं, विजुअल C और इस तरह की लैंग्वेजेस हैं, लेकिन वो इससे भी एडवांस है। जी, अच्छा, ये तो एक पार्ट था जो हमने कवर किया था। एक और पार्ट जो हमने कवर किया था, उसके अंदर हमने आपको जो चीज़ डिस्कशन में हम लाए थे कि कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, ये हमने किया था। आप वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ लीजिएगा, मैं उसमें अब टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा। अब मैं आगे की जानिब जा रहा हूँ कि ये हम आगे क्या इसमें लैंग्वेज हमें क्या चीज़ें लर्न करनी है, वो क्या है, ठीक है। ये मैं साइड और एरेज कर दूं ताकि मैं जब नई स्लाइड्स पर जाऊं तो इस स्लाइड को रिकॉर्डिंग में शामिल कर दूं। थोड़ा सा लेक्चर स्टार्ट करने में टाइम यूँ लग गया कि प्रेजेंटेशन में कुछ टाइटल्स सही नहीं था, वो टाइटल्स में एग्जिट करने लगा था। इसकी वजह से मैं मीटिंग शुरू कर दी थी 9 बजे मैंने, लेकिन क्लास स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि वो मैं टाइटल एडिट कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों को तशवीश होना शुरू हो गई थी कि क्लास होगी या नहीं होगी। जब मीटिंग शुरू कर दी और प्रेजेंटेशन मीटिंग में सब आ गए, तो इस बात का क्या रीज़न है कि क्लास नहीं होगी। सो कमिंग टू द पॉइंट के हम रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे। अच्छा, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी कोई क्वेश्चंस हो ना, तो या तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करके डाल दीजिएगा, या फिर आप रेज हैंड कर दीजिएगा। मुझे यहाँ पे इंडिकेशंस आ रही होती हैं जब मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करूँगा, फिर बीच में आपसे क्वेश्चन आंसर्स लेते चले आऊँगा। तो रिकॉर्डिंग को हम प्लेन रखेंगे, यानी क्लियर रखेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। Today we are going to conduct a lecture related to the elements of a program. And if we want to write down a program in CPP, so what are the elements needed for that? So in this lecture, we want to consider what the variables are, what the literals are, and what are the structure of a basic program, what the keywords are, and how can we type the program, where we can type the program, how can we compile the program, and what are the different strategies for operators, how can we write down the expressions. These things will be covered in this lecture. The very important thing in a language is a character set.
When you started learning English language, so initially you learn alphabets, because you cannot learn any language without character sets. So in English language, we use A, B, C, D up to Z, a small letter A, B, C, D up to Z. Similarly, if you started learning Urdu language, so you learn Alif, Be, Pe, and आखिर तक बड़ी ए तक आपने सारे letters learn किए. So character set is a very important element for any language. So if we want to write down a program in C or C++, so there is a character set available. We can use the characters into this character set for the purpose of writing program. So uppercase alphabets are available, A to Z, we can use that. Lowercase alphabet A to Z are available. Digits 0 to 9 are available. Some restricted special symbols are allowed. That symbols are what? You should be familiar with the name of that symbol. This is tilde, this is apostrophe, exclamation, at the rate, brackets. These brackets are available. Colon, semicolon, inverted commas or quotation marks, single quotation marks, double quotation marks. These special characters are allowed. Except these characters, we cannot use other characters found onto the keyboard or in a language character set. तो जो आपका उसका set होता है जो ASCII codes का. So these character sets, a very huge list of character sets are available in the ASCII table. So these character sets are from the ASCII tables, but not all the ASCII characters are included here. So this is the set, only that characters we can use in writing program. Tokens or the words. These characters are combined to make the words. Suppose B-A-S-I-T. If I use these letters, so a name Basit will be created. So this is called token or a word. The smallest unit in a program or a statement is a token, because words are used to write down the sentences. So characters are used to form the words, and the words are used to form the sentences. So the sentence is called a statement. A complete sentence is called a statement. Like bring a glass of water for me. This is one complete sentence. So the complete sentence in a program is called statement. So one complete sentence is called statement. And a statement comprised on words. So this is one word, this is another word, and this is the third word, and so on. So the words are used to make a statement. And some of the words are called keywords or reserve words. Some of the words are called keyword. As you know, some of the words in English language are called verb. Some of the words are called noun. So in a programming language, some words are reserved word and other words are called user-defined words. So there are the two major categories of the word: user-defined words, reserved words, and the user-defined words. So suppose this is bring, glass, me. These are the reserved words in an English dictionary. So those words which are available into the English dictionary, we can call as a reserved word. They have a specialized meaning. But if you are using some special words like bring a glass of water for Ahmad, so Ahmad will not found into the dictionary because it is a noun and it is a common noun.
or it may be a noun of a person, it may be a noun of an object. So these words are called user-defined words. So what are the situations or what are the places where the user-defined words are needed? Suppose you want to you save a file and the name of the file you have to choose. Suppose the name of the file, as I gave you in the previous example, table.cpp. The table is the file name. So this file name is written by me. This file name is used by me. So this is called table is a user-defined words. So some words are user-defined words, some words are reserved words. So we have to be very clear about that. A complete list of reserved words is available into the C++ literature. So it's make the compiler understand what is written in a program. The words are very important thing. I'm just concluding this slide. Characters are combined to make the words. Words can be user-defined words. Word can be the reserved words. Words are combined to make sentences. A complete sentence in a C program is called a statement. These are the some word like main is a reserved word, printf is a reserved word, and here the name is also a reserved word. Token are broadly classified as identifiers. Identifiers are called variables. Identifiers are the variables. Keywords, remain and printf, these are the keywords. Constant. If I am using the word like variable and the name is Ahmad, as an example I gave you. So Ahmad is constant. Yeah, 95 is constant. Now, string. String are those words which are in the double quotations. So strings are nothing, is a just sequence of characters. For example, message. The message is written into the double quotes. We call this as a string. And other things are what? Operators. Operators are what? Suppose I am writing x is equal to y plus 3. Here x is a variable or a keyword. Sorry, is not a keyword, is my user-defined word. X is a variable, y is also a variable, 3 is a constant. And this complete line is called sentence, which is called statement. And this statement is called assignment statement because there are several types of statements. This is called assignment operator or a statement. What is the assignment statement? Assignment statement assign the value of right-hand side to the variable on the left-hand side. Then we have some special characters. Special characters like $, underscore, comma, hyphen, plus, minus. So these are the special characters. Now you can take the questions from this slide. जी, इस स्लाइड से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए और ना फिर आगे बढ़ जाऊंगा. सर ये टोकन वर्ड्स कैसे क्रिएट होते हैं? क्या चीज? कैरेक्टर्स को कॉन्जुगेट करके ये होते हैं जी. कैरेक्टर्स को जोड़ते हैं तो उससे ये टोकन या वर्ड्स बन जाते हैं. ठीक है. टोकन ये लैंग्वेज में टोकन ये कैरेक्टर्स ये हैं जी जी. ये कैरेक्टर्स हैं, इनको जोड़ के जैसे आगे तो इसमें से मैंने एग्जांपल दी थी कि हमने BASIT 4 कैरेक्टर्स ले लिए तो बासित बन गया. बासित एक वर्ड है. अच्छा, बासित यूजर डिफाइंड वर्ड है या रिजर्व वर्ड है? तो बासित तो मैंने नाम बनाया है, ये तो यूजर डिफाइंड वर्ड है. रिजर्व वर्ड्स कौन से हैं? वो वर्ड्स हैं जो कि कंपाइलर को पता होते हैं, जो उसकी लिस्ट है मौजूद, उनको हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं. मिसाल के तौर प्रिंट करने के लिए मैं कंपाइलर को कहूँगा तो प्रिंट एफ यूज़ करूँगा. प्रोग्राम शुरू करने के लिए मैं वर्ड मेन यूज़ करूँगा. तो ये वो वर्ड है जो कंपाइलर समझता है. यूजर डिफाइंड वर्ड के मीनिंग्स यूजर समझता है, कंपाइलर नहीं समझता. और रिजर्व वर्ड्स की मीनिंग कंपाइलर समझता है. यूजर डिफाइंड
यूजर उन रिजर्व वर्ड्स को समझता है और फिर उनके मुताबिक काम करता है। और ठीक है सर। सर ये ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर ये प्लस माइनस होते हैं। सर ये वेरिएबल तो वो है ना ABC? जी, वेरिएबल एक्स वाई जी जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़े हैं जी वो जी वेरिएबल जी जी वही वाले। और Very- कांस्टेंट भी पता है, अलावा कीवर्ड। हम सर ये आइडेंटिफाइज क्या है? आइडेंटिफायर में हम वेरिएबल की जगह एक टर्म यूज करते हैं। आइडेंटिफायर इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं, वो आइडेंटिफायर होते हैं। जी असद कांजू। सर ये आइडेंटिफायर से पूछ रहा था, आप क्लियर हो गए सर। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं आगे बढ़ लूँ अब? ये आप म्यूट कर लें सब लोग, और बीच में किसी ने माइक खोल दिया तो देखिए रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है इस तरह से सारी। तो आप दरमियान में माइक ना ओपन किया कीजिए, जब मैं टाइम दूं आप उस वक्त माइक ओपन कर लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here we are going to define the identifier. Things are identified by some word which are known as identifier. Suppose I have a file and I want to give the name of this file, so I have to use a identifier. Suppose I have to create a variable and I need to write down the name of this variable, so this name is identifier. So identifier is a thing that can identify an object, right? So identifier is nothing, is a word which we can use to identify any object. Object is what? A file is an object, a variable is an object, a list of program is an object, and so on. So these are the objects and we want to assign the name to these objects. That names are called identifier. So identifier are the fundamental building blocks of a program, used to give the names to the variables, the function, the constant, and the user defined words, defined data. Okay? So identifier, all these things are identifier. Variable is identifier, the name of the function is also an identifier, the name of a constant is an identifier, and the name of the variable is also an identifier. They are user-defined names and consist of the sequence of letters and digits. So it is nothing, is a sequence of characters. This sequence is used to define the object. Rules for naming an identifier. An identifier name is any combination of 1 to 31 alphabets, digits or underscore. Only these three things are aligned. Suppose I want to create a program and I want to give the name of the program as calculator 1. So I can use the name calculator 1 because alphabets are allowed as well as digits are allowed. Alphabets and digits are allowed. And as well as I can use underscore. Underscore is what? I can use the name as file 1, file underscore 1. So this is allowed. And I can use the another name of the file as file 2, the file underscore 2. So this is allowed. Spaces are not allowed within the identifier. I cannot use the spaces. Keywords are not allowed to be used in the identifier. Keywords, we cannot use the keywords. Like as I told you, the main is a keyword. So I cannot use word main for identifier. As an identifier, keywords cannot be used. So these are the rules that must be governed if you want to identify some object. So identification purpose, you have to make identifiers. So these are the valid identifiers. Tool, spanner, tool, spanner. These are the both are correct, but both identifiers are not same. So these are the two distinct identifiers because the C language is a case sensitive language, and in C language if you are writing a identifier by capital letter,
so it will be assumed as a different identifier if you are defining as a small letters. The small letter Ahmad and Ahmad are the two different words. Or file, or file, or file. These three identifiers are assumed to be different in C language or in C++ language. Both are identifier. Formula 1, suppose Formula 1 car is created by some student. Formula 1 is the name of the car. Engine 1, if the engine is defined, wrong identifier. So these are the valid identifier, these are the wrong identifier. 1_ engine. What the error is there? We cannot start by digit because according to the rule, we must have to start by a character. First character is alphabet. First character in an identifier must be an alphabet or underscore. We can start by underscore. So this is not started by letter, so we can call it as invalid identifier. Brake is an invalid identifier. Car roof is a invalid identifier. Why the brake is an invalid identifier? Because brake is a reserve word. Reserve words. The reserve word cannot be used as an identifier. Main is a reserve word. I cannot use the word main as an identifier. Car roof is an invalid identifier. Reason is what? Reason it is started by special character. The special, we cannot start the special character to anywhere in the identifier. So identifier are a very important thing. User has to create some identifier. These identifier has specified rules. These are the rules, or you must have to follow these rules if you are going to make some identifiers. Keywords. Keywords, or we can call it as reserve words. Reserve words. As in the dictionary, English or Urdu dictionary, words, some words has reserved meaning. Suppose if you are using a word eat, so eat is a reserve word. It's used for taking food. If you use this word in any sentence, everyone can understand what is the meaning of the word eat. So we can call it as a reserve word of the English language. If I am defining a name of username, suppose I want to give a name to a boy. So if we want to give name to the boy, so we cannot use the word eat to a boy. So the name of the boy may be Ali, the name of the boy may be Sarmad, but reserve words cannot be used as a name of boy or a name of girl. So that is why we can say that user defined words are the user has to create, but reserve words cannot be used as a user defined words. So cannot use these keywords as variable. Each keyword is meant to perform a specific function. Eat has a special meaning. Go has a special meaning. Transfer has a special meaning. In English language, these words has specialized meaning. So here, same as in a C language, we have special words. These special words cannot be used as a reserve words. All keywords are written in lower language, lower case only. Reserve words are always in smaller letters.
but user words can be small letter or can be the uppercase letters. And only 32 keywords there are 32 keywords in C language, but it is extended in C++. It has a higher and more elements in that list. If we are observing the list of CPP as a list of reserved words. Now you can ask the questions. You can take the question. सर आपने इतना कुछ समझा दिया है अंग्रेजी में, उर्दू में समझा दो। अच्छा ठीक है, देखिए रिजर्व वर्ड, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो डिक्शनरी में मौजूद कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे मैंने छोटी सी एग्जांपल दी थी, ईट, गो, ट्रांसफर, एडमिशन, एड्रेस, ये सब वर्ड डिक्शनरी में हैं, इनके तो ख़ास मीनिंग है ना। अब अगर मैंने एक कोई घर बनाया, अब मैं उस घर का कोई नाम रखना चाहता हूँ, ठीक है ना, आप घर के ऊपर नेम प्लेट लगाते हैं, तो आप इसका नाम इनमें से नहीं लिखेंगे, आप ये तो नहीं लिखेंगे ईट, आप ये भी नहीं लिखेंगे ट्रांसफ़र, आप ये भी नहीं लिखेंगे। तो इसलिए यूज़र को जो वर्ड्स बनाने हैं ना, वो कोई और नाम चूज़ करेगा, उन नामों में से नहीं लेगा जिसको हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? इसमें ये नाम बनाने के तरीके सिखाए गए हैं, नाम बनते कैसे हैं, ठीक है। एक नाम बना हुआ है टूल स्पेनर और एक और नाम बना हुआ है टूल स्पेनर, ये यूज़र वर्ड्स हैं, यूज़र ने बनाए हैं अपने किसी काम के लिए। इसने एक कार बनाई किसी ने, उसका नाम रख दिया फार्मूला 1 कार, तो ये इंजन 1, एक किसी ने इंजन बनाया, उसका नाम रख दिया इंजन 1, तो ये अलाउड हैं, ठीक है। ये क्यों अलाउड हैं, क्या शराइत हैं इसके अलाउंस की, ये शराइत हैं जो यहाँ लिखी हुई कि यूज़र को जो वर्ड्स बनाने हैं वो इन शराइत पे बनाने हैं। क्या अल्फ़ाबेट से शुरू करें या अंडरस्कोर से शुरू करें, डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। डिजिट आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, साइड में भी आ सकता है, लेकिन डिजिट जो है वो शुरू में नहीं आ सकता, ठीक है। नो ब्लैंक स्पेस और सिंबल अदर देन द अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन एन आइडेंटिफायर, और स्पेस यूज नहीं हो सकता, अंडरस्कोर यूज हो सकता है, और कीवर्ड्स को अलाउ नहीं है। जी अब और पूछें, कोई सवाल पूछना है तो। सर ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे हम वन इंजन नहीं लिख सकते, तो अगर किसी यूजर ने बोला कि नहीं मैंने वन इंजन लिखना है, तो उस मतलब ये जो हम सीख रहे हैं ये सारा उसके लिए जो हम प्रोग्राम जो है टाइप करेंगे, उसके प्रोग्राम टाइप करेंगे, ये रूल्स हैं, ये रूल्स हमें जो हैं ये लर्न करने हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते इन रूल्स को, क्योंकि ये कंपाइलर में बने हुए रूल्स हैं। हमारा काम क्या है, हमारा काम है इन रूल्स को लर्न करना, क्योंकि जब आपने जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी ना, तो आपने उसके रूल्स सीखे, उसके ग्रामर सीखी, उसके वर्ड्स सीखे, उसके तो ये लिस्ट आपने सीखी ना पूरी। तो अब इसी तरह से ये सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज सीखने के लिए या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ये रूल्स सीखने पड़ेंगे और ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे, वरना आप उसमें प्रोग्रामिंग कर नहीं सकते। तो ये रूल्स हैं और कुछ भी नहीं है, ये रूल्स आपको मैं समझा रहा हूँ, इनको आप याद रखें बस, इन रूल्स को। हम ये नहीं कह सकते कि ये वन इंजन क्यों नहीं रख सकते। भाई ये वन इंजन कंपाइलर एरर दे देगा, जब वो ट्रांसलेट करने के लिए जाएगा तो कंपाइलर एरर दे देगा वन इंजन के ऊपर। @ कार रूफ पे कंपाइलर एरर दे देगा। ब्रेक पे एरर क्या आएगा, ब्रेक का एक ख़ास मकसद था कि भाई वो आप गाड़ी को ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है ना, आपने ब्रेक पैडल पे पाँव रखा, ब्रेक लग गया गाड़ी को। अब अगर सपोज आपकी गाड़ी में कोई AI इंजन लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ हुआ है, उसमें आप माइक पे बोलते हैं ना, वो गाड़ी वो फंक्शन करने लगती है। जैसे मैंने माइक पे बोला स्टार्ट, तो इग्निशन स्टार्ट हो गया। अब ये रिजर्वर्ड हो गया ना गाड़ी के लिए। अब मैंने उसमें बोला स्टॉप या ब्रेक, तो ब्रेक लग गया गाड़ी को। अब मैंने कहा स्पीड फास्ट, तो तेज हो गई स्पीड, स्पीड स्लो। तो ये चंद वर्ड्स थे जो उसको हमने लर्निंग करा दी थी उसकी गाड़ी की।
गाड़ी के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है उसकी हमने लर्निंग करा दी। हमने कहा ये वर्ड आए तो ये एक्शन है इसका, ये परफॉर्म कर लेना। अब मैं गाड़ी चलाते मैं अपने जो पार्टनर के साथ बैठा था तो मैंने उससे बातों में कोई और सेंटेंस बोल रहा था, उस सेंटेंस में वर्ड ब्रेक आ गया। तो मैं तो ये ब्रेक नहीं लगवाना चाह रहा था अभी, लेकिन ब्रेक मैं उससे कोई बात कर रहा था कि वो 2 लोग जा रहे थे और वो 2 लोग जाते जाते वो कार ने ब्रेक नहीं लगाया। जैसे ही मैंने कहा कार ने ब्रेक नहीं लगाया, मेरी गाड़ी का ब्रेक लग गया। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड यूज़ कर लिया। उस रिजर्व वर्ड की मीनिंग कंपाइलर को बता दे, कंपाइलर ने क्या किया, उस पर एक्शन कर दिया। तो इसलिए रिजर्व वर्ड को मैं अपने किसी काम में इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब उसके लिए मुझे ब्रेक जो है वो सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि किसको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सर जैसे हमने कंप्लीट एक फॉर्म लिखा हुआ है उसके अंदर अगर हमने एक लाइन कोई भी देखिए हम लूप लिख रहे हैं, लूप को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। हम फंक्शन लिख रहे हैं, फंक्शन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो ब्रेक का एक खास मकसद है ना कंपाइलर में, तो इसलिए ब्रेक एक रिजर्व वर्ड है। ब्रेक को मैं अपने किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैंने ब्रेक को अपने किसी काम के लिए इस्तेमाल कर लिया, जैसे मैंने एक ब्रेक बनाया, ठीक है, किसी गाड़ी का नया ब्रेक बनाया, अब उस ब्रेक को मैं नाम ब्रेक दे दूंगा ना अगर, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसको मुझे कोई और माई ब्रेक नाम दे दूं, ब्रेक 1 नाम दे दूं, ब्रेक 2 नाम दे दूं, लेकिन उसको लफ्ज ब्रेक, खाली ब्रेक नहीं यूज कर सकता, क्योंकि खाली ब्रेक दूंगा वो तो रिजर्व वर्ड है। जो रिजर्व वर्ड है, जब मैं लफ्ज ब्रेक अपनी लैंग्वेज में यूज करूंगा तो वो ब्रेक वाला यूज हो जाएगा जो मैंने लगाया। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब हम अपने 1 उसके साथ लगा के 2 लगा कुछ भी लगा के कर दें तो वो चेंज कर लें, रिजर्व वर्ड के आगे 1 2 लगा के चेंज कर लें, लेकिन एज इट इज फॉर्म में यूज ना करें उसको। और ये भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप ब्रेक की रिजर्व वर्ड के आगे 1 2 लगा के यूज करें। आप यूनिक वर्ड्स नए निकालें और उनको यूज करें, ये रिकमेंडेड ये है। ठीक है ना, रिकमेंडेड ये है कि आप नए वर्ड्स यूज करें। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बीच बीच में मेरी कई दफ़ा इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी कुछ लोग अपना माइक बीच में ऑन या तो हो जाता है गलती से या वो कर लेते हैं, तो आप इस बात को ज़रा, या मैं यहाँ से अगर परमानेंट ऑफ करूँगा ना वो भी कर सकता हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन है यहाँ कि मैं म्यूट ऑल कर दूँ तो आप फिर अनम्यूट नहीं कर सकते। अभी मैंने ये कर दिया, फिर आप मुझे बताएंगे जब मैं रोकूंगा तो फिर, लेकिन मैं भूल जाता हूँ अमूमन। अब ये मैंने कर दिया, पार्टिसिपेंट्स कैन नॉट अनम्यूट देयर सेल्फ। अब आप अपने पास अनम्यूट नहीं कर सकते जब तक मैं आपको अनम्यूट नहीं करूँगा। तो ठीक है, तो जब मैं पॉज करूँगा तो फिर मैं बता दूंगा, तो आप मुझे फिर अनम्यूट का कहिएगा तो मैं अनम्यूट करूँगा जब आप क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, now coming to the next slides. These are the reserve words: auto, double, int, struct, switch, long, else, break. So these are the list of reserve words in a C language. But in a CPP we have a extended list. Some further keywords are included in that list. But basic keywords are these. You cannot use these words, any of these words for your file name, as your variable name, as your program name, or as your any object name. Avoid to use these words for your purposes, because these words, compiler knows these words and performs some actions if these words occur into your program. Suppose when a word go to is used in a program, to the compiler transfer the control to the specified line. So go to cannot be used in my name. Go to, if I want to use go to as a reserve word, so it has a specific action. That specific action will be performed if I use this word. So you should remember this list, because these are the tools for making the program. We have to make the program by using these reserve words. Here are some data types. Data types is very important. If you want to use the data, then data type, what type of data is that? Whether the data is a quantitative data or a qualitative data. So we should have to be very familiar with the data type in a language. So how much space is needed for storing a variable values, and type
of value. Variable can be the alphabetic variable, can be alphanumeric variable, or it can be a plain numeric variable. So this is called type of the variable. Classification of data type. In C, data type broadly classified as basic data type, derived data type, user defined data type. There are the three classes of the data type. Basic data type is a very fundamental data type, and basic data type integer, whole numbers, characters, alphabets. Float are basically the numbers which may be in fractions, or double is the long float. So the float and the double is what? Float may be the continuous data. Double is a continuous data of high precision. So a smaller number can be accommodated in float, but we have a larger number if we have, so we can use the double. Characters are what? Characters are alphabets. If you have to write down the name of a person, as I told you, Siam, S-A-I-M. So Siam is what? Siam is a character variable, character literal. It is not a variable, it is a character literal. This is the type character I can use if I want to store the Siam into a variable. Integers are whole number. This is whole number. And these two are continuous data. Continuous data. And float is smaller, like 1, 2, 3.56, and double is larger. Suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.9. So this is double, this is float. Integer, a whole number, I can use the term discrete data for it. So this is discrete data, this is continuous data, and this is non-numbers. I can use non-numbers for it, which are not the number, like the name of a person, Siam, the name of a house, like Bassett's house, the name of a place. Suppose I write down the name of a place like Karachi. So these are the words I can use for as a character data. Extended. So these are the basic types. These are the extended type. Extended type contains pointers, special data type, functions, and array. So I will cover the extended data type or derived data type later on. I am not going to explain each of these three derived data types here. And some user-defined data type contains structure, union, and enumeration. So this is called user-defined data types. So data types, the data that you want to use into your program, we have to define the data type for it. These three data types we can have: basic data type, derived data type, user-defined data type. So these three are the basic data types which we can use for the purpose of making program. जी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. अच्छा मैं अभी अनम्यूट कर दूं आपको. हाँ जी, अब आप मैंने अनम्यूट कर दिया है. आप अपने आप को खुद से अनम्यूट कीजिए. सवाल है तो पूछ लीजिए. जी राबिका. कोई सवाल नहीं है सर. ये जो डबल है इसकी वैल्यू हम कैसे स्टैंड करेंगे? ये अभी हम बताएंगे. देखिए कितनी बड़ी हो सकती है. लिमिट्स जरूर होती हैं. हर डेटा टाइप की लिमिट्स होती हैं. अगली स्लाइड पर ये आएगा कि कौन सी डेटा टाइप में, मिसाल के तौर पर जैसे आपने कोई घर खरीदा, तो अगर आपका घर ने आपने 120 यार्ड्स का खरीदा है
या किसी ने 240 यार्ड का ख़रीदा है या किसी ने 400 यार्ड का ख़रीदा है, तो कैपेसिटी अलग अलग होगी। तो इसी तरह से फ्लोट की कैटेगरी है, जो छोटी डेटा होगा वो रख सकते हैं, और डबल के अंदर हम बड़ा डेटा रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, डबल ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा और फ्लोट कम मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने अगर छोटा डेटा रखना है हमने डबल बना दिया, तो बना लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो मेमोरी को खर्च कर रहा होगा ना। मिसाल के तौर पर 2 लोगों के रहने के लिए मैंने 400 गज का घर खरीद लिया, तो खरीद सकता हूँ, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर हो रही है ना जगह सिर्फ और सिर्फ। जी, और कोई सवाल है? ये सर चैट बॉक्स में किसी ने कमेंट किया। चैट बॉक्स में है सवाल? सर डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप रिपीट कर दें। अच्छा देखिए, डिराइव्ड डेटा टाइप यानी इससे डिराइव होके आ रही है, एक्सटेंशंस हैं ये। मतलब मुझे कुछ खास और टाइप का डेटा बनाना है जो इस बेसिक डेटा से आगे बढ़ के बनाना है, तो फिर मैं डिराइव पे आता हूँ। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हुए हैं, तो इसको मैं यूँ कह लूँ कि ये कलेक्शंस हैं। कलेक्शंस क्या होती हैं? एक होती है सिंगल वैल्यू के लिए मुझे कोई चीज़ बनानी है, एक छोटी सी वैल्यू रखनी है। अब मुझे एक बड़ी एक्सटेंशन रखनी है जिसमें बहुत सारा डेटा रखना है, तो ये एरे बन जाएगा। फिर एक नंबर रखना है, ये रख दिया मैंने 53। और अगर एक नंबर था एक स्टूडेंट के मार्क्स थे, अब अगर मुझे 10 स्टूडेंट के मार्क्स रखने हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह 10 खाने बनाने हैं मुझे, तो इसको एरे कहते हैं ये। तो डिराइव डेटा टाइप में हम बहुत सारा डेटा एक जगह जमा कर सकते हैं, और बेसिक डेटा टाइप में एक डेटा एक वक्त में रख सकते हैं। ठीक है जी, और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन प्लीज? खालिद अली? नो सर। चलें ठीक है, अभी 10 मिनट का ब्रेक है और 10 मिनट के बाद मैं दोबारा शुरू करूंगा। नेम is equal to FATIMA and semicolon. So the word Fatma will be used into the variable st name. So Fatma is a character constant. Fatma is a character constant. Is equal to is a assignment operator. St name is a variable. Instead of using Fatma as a character constant, I can use string constant. String and character are what? Character comprised on one letter. Suppose grade A is a character and Fatma is a string constant. The string is what? If more than one character we have, we call it as a string. So string are what? Strings are nothing. String are basically the sequence of characters. The string are nothing, it is a sequence of characters. Now, how can we define the variable into the language? So this is the structure. Data type, variable name, semicolon. So this, suppose I want to, before using any variable into my program, we must have to declare the variable. This is called variable declaration. So variable declaration is a very important element in a programming language. Before using any variable into my program, we must have to declare the variable in the beginning. So the name of the variable is done by followed by the same rule as identifier and data type of the variable. The variable declaration. Suppose I want to declare a string variable, or I want to declare a character variable grade. The name of the variable is grade. And CHAR. CHAR is what?
is a data type. The variable name is grade, char is a data type. The grade variable will be declared, and I can use the variable grade into my program later on. Rules for naming a variable. So this is the same thing as I described previously. The name of the variable may be a combination of digit, alphabet, underscore. It cannot start by number. It can start by underscore, or it can start by alphabet. Underscore may comes between, and spaces are not allowed. Reserved words cannot be used as a. So this slide is a repetitive slides. Expression. Expression is a collection of variable, operator, constant, and function. The expression is what? Expression may contains any of the four or all of the four elements. What that four elements are? Expression. Number one. We can have a variable into the expression. These variables are connected with some operators. We may have operators. And third element which may have constant. And the last thing that we may have in an expression is a function. I am giving you one complete example of expression. Like I am writing y is equal to 3x plus 9. So what is y is equal to? This complete line is called statement. This complete line is called statement. So what is a statement? A complete sentence. And this is called expression. Up to here. This is called expression. So as I gave you the definition of expression, as it contains what? Variable. So x is a variable. Operator. Into is the operator, plus is an operator. Then constant, 9 is a constant, 3 is a constant. Function, it doesn't have any function. So I will give you an example of function like z is equal to under root x plus 5. So what is z? Z is a variable. What is equal? Assignment operator. It is an operator. What is plus? This is operator. What is 5? This is constant. What is x? This is variable. What this root is? This root is a function, square root. So we will write down this into the language like it. Z is equal to sqrtx plus 5. Semicolon. This is complete statement. And we can store the value of root x will be added in 5, and the answer will be stored into the variable z. This is called expression. This is expression. And the whole line is called statement. And this is called assignment statement. This is a special type of statement called assignment statement. Assignment statement is what? Assignment statement assign the value of the expression to the right hand side to the variable on the left hand side. So this will assign the value of the right hand side, calculate the value of the right hand side, and will assign to the variable left hand side.
So this is called expression. So now you are familiar with the expression, what the expression is. So in simple, I can define again as expression may contains variable, operator, constant, function. Achha, these things must govern some specified rule. What that rules are? I cannot write this expression as into 3x 9 plus. All these things are here. Still we have operator, 9 is a constant, x is a variable. All the things that I have here in this expression, I wrote these all things here, but this is not a valid expression because expression governs some rules. What that rules are? Operator is in between. On the left and right, maybe the variable or constant. The operator is in between. On the left and right, we may have variable or constant. So these are the rules that must be followed by programmer if you want to write down any expression. Now, these are some examples of expression and assignment statement. First is A is equal to B plus C. We have a semicolon here. A is equal to B plus C. A is a variable, B is a variable, C is a variable, plus is a constant. What is the name of this complete line? The name of this complete line is called statement. And what is the name of the right-hand side? Right-hand side is called expression. And plus Z is a specialized assignment statement in C or C++. I will describe it later on the slide. 300 is greater than 8 multiplied by K. The expression is 8 multiplied by K is the expression. And this is called logical expression. Because if the value 300 is larger than the 8 multiplied by K, then the value of this expression is called true. Otherwise, the value of this expression will be false. Now we have to define the list of operators. The type of operators are very important. Operators, as I define you, the plus, the minus, the multiply, the divide. So these are the operators, but this category of operators is called arithmetic operators. So what are the arithmetic operators? Which are used in arithmetic operations, like 2 plus 2 is 4. So plus is the arithmetic operator, minus is the arithmetic operator. So we have a very rich list of operators, type of operators. Arithmetic operator, unary operator, relational operator, logical operator, assignment operator, conditional operator, bitwise operator, special operator. So there are a very rich list in this language for operators. So we have to learn each and every type of operator in this lecture. अब आप सवालों जवाब कर लें क्योंकि मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग कर ली है ये ऑपरेटर्स ये बात थोड़ी सी मैं पहले क्लियर कर दूं. अभी थोड़ी चीज़ें आपको मुश्किल हो रही होंगी ये समझने में कि हर स्लाइड पर एक नई चीज़ शुरू हो रही है. क्योंकि लैंग्वेज आप नई सीख रहे हैं, अब लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ फंडामेंटल्स चाहिए हैं. ये उन फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कराई जा रही है अभी आपको. जब ये चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी फिर इनको जोड़कर प्रोग्राम बनना शुरू होगा. अभी मैं डायरेक्ट प्रोग्राम शुरू कर दूंगा ना तो आप सब परेशान होना शुरू हो जाएंगे. ये ठीक है. तो मैं अभी जब मैं आज कंक्लूड करूंगा तो एक प्रोग्राम बनाकर ही कंक्लूड करूंगा. तो मैं अभी 2 मिनट में हो सकता है अभी मैं ज़्यादा स्लाइड्स कवर करने के बजाय डायरेक्ट मैं लास्ट स्लाइड पे चले जाऊं और मैं ये लास्ट स्लाइड को पहले एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही दिन में हजम हो जाएं आपको. अभी कुछ चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगी. ये ठीक है. ये अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए आपको? ये कोई डिफिकल्टी हो रही है? नाम भाई नया सुन रहे हैं आप, वरना ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से तो आप सब लोग वाकिफ ही हैं पहले से ही. तो ये नाम ऑपरेटर कहते हैं इनको, ये आज आप नया सुन रहे हैं. और अरिथमेटिक ऑपरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो रही है. जैसे ये देख रहे हैं आप 2 + 2 - 3,
तो 2 में 2 ऐड हो जाएगा 4, 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो ये ऑपरेटर्स से अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनता है। ये क्या बना है? इसको मैं कहूँगा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसमें 2, 2, 3 कांस्टेंट है, माइनस प्लस ऑपरेटर है इसके अंदर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, मैं अनम्यूट कर दूं पहले आपको। जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है। अब आप अपने आप को खुद से अनम्यूट कीजिए। जवाब नो क्वेश्चन। जवाब आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, मेरे साकिब से कहूंगा, मोहम्मद साकिब से जरा अनम्यूट कर लें। जी मोहम्मद साकिब। माहीन जमील। मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही? जी माहीन। अच्छा माहीन, क्या चीज समझ नहीं आई? सर अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद थोड़ा सा सही। अच्छा माहीन, चलें ये बता दें कि वेरिएबल क्या होते हैं? सर वेरिएबल जैसे सर हमारे अल्फाबेटिक हो गए, ये ए हो गया, वाई एक्स हो गया, और जैसे एनी वर्ड सर जैसे ए बी सी डी के जो भी हैं वेरिएबल्स कहलाते हैं सर। देखिए, वेरिएबल के लिए मैं थोड़ा सा फिर डिफाइन कर देता हूँ। यस सर। हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं जिनको हम कंटेनर कहते हैं। ठीक है, सारे लोग सुन लें भाई गौर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो कि अगर समझ नहीं आई है तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको मैं। ठीक है। अच्छा माइन, आप म्यूट कर लें, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अच्छा, जो हमें अपनी ज़िंदगी में सामान रखने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। अब आप मुझे नाम बताएं कुछ चीज़ों का जिसमें आप सामान रखते हैं, बताएं। रेफ्रिजरेटर। कैबिनेट्स। ठीक है, एक ने बताया अलमारी। टॉयलेट। ठीक है, टॉयलेट। ठीक है, अलमारी एक ने बताया, एक ने बताया रेफ्रिजरेटर, बैग सर। एक ने बैग बताया, बुक बैग। सर वॉलेट। वॉलेट एक ने बताया। लॉकर। लॉकर, ठीक है, वह काफी हो गए अभी। सर ड्रॉयर। ड्रॉअर बनाया, सही है, ये ड्रॉअर। ये अब हमारे पास ये क्या है? ड्रॉअर बनाया आपने। ठीक है, ये जो है ना, ये जैन बार बार क्यों आप बाहर जा रहे हो मीटिंग से और फिर बार बार मीटिंग में आपको लाना पड़ रहा है? अच्छा, ड्रॉअर बनाया, अलमारी, ये सब क्या हैं? इनके लिए मैं इंग्लिश का एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, कंटेनर है। और एक वो कंटेनर भी होता है जो कि जब रोड ब्लॉक करनी होती है, बड़ा कंटेनर वो लगा देते हैं, वो भी कंटेनर होता है। सही है ना? तो ये भी कंटेनर है, जो चीज़ कंटेन करता है। कंटेनर किसे कहते हैं? जो चीज़ कंटेन कर लेता है। कुछ कंटेनर ऐसे हैं इनमें से जो छोटा सामान रख सकते हैं, कुछ कंटेनर ऐसे हैं जो बड़ा सामान रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर वैलेट, वैलेट में आप मनी रख सकते हैं। ठीक है। लॉकर, लॉकर में आप अपने जो सीक्रेट मटेरियल्स होता है, गोल्ड होता है या कोई ऐसी चीज़ें रख सकते हैं आप। रेफ्रिजरेटर में आप फूड आइटम्स रख सकते हैं। और बुक बैग के अंदर आप बुक्स रख सकते हैं, कॉपीज रख सकते हैं, पेंसिल बॉक्स रख सकते हैं। और अलमारी में आप कपड़े रख सकते हैं अपने। और ये जो बिग कंटेनर है, इसमें आप जो चाहें रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आइटम रख सकते हैं आप इस कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर को समझें आप वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कंटेनर है। ठीक है, तो वेरिएबल मिसाल के तौर पर मैंने x एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं x में क्या रख सकता हूँ? तो मैं 5 रख देता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, देखिए ये बताया था GPA। तो GPA क्या है? एक कंटेनर है
और जीपीए का कंटेनर क्या कर रहा है, ये अपने अंदर कोई कीमत रख सकता है। अच्छा, तो अब मैं इसका मतलब है जब कंटेनर, पहली बात तो ये है कंटेनर शुरू में बताना पड़ेगा कि मैं कौन से किस नाम का कंटेनर इस्तेमाल करना है, इसे कहते हैं डिक्लेरेशन। पता है ना, ये मैंने एक लाइन लिखी, ग्रेड कंटेनर का नाम है जो मैं बना रहा हूँ, इसमें क्या रखूंगा, कैरेक्टर, ठीक है। और तो अब बनेगा क्या, अंदर मेमोरी में ये बनेगा, ग्रेड के नाम से एक कंटेनर बन जाएगा। उसमें रख क्या सकता हूँ, एक कैरेक्टर रख सकता हूँ, बस, एक से ज्यादा नहीं रख सकता। मिसाल के तौर पर किसी का ग्रेड ए आ गया, बी आ गया, बी रख दिया इसमें मैंने, तो बस ये मैंने बनाया इतना छोटा कंटेनर है कि मैं इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर रख सकता हूँ। अब अगर किसी का ग्रेड ए प्लस आ गया तो ये तो 2 कैरेक्टर हो गए, ये मैं इसमें नहीं रख सकता। बी प्लस आ गया, बी प्लस इसमें नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कंटेनर बनाया है एक कैरेक्टर का। तो अब मैं क्या करूं, मिसाल के तौर पर अब मैं बना रहा हूं इंटीजर वाई। अब मैं वाई में क्या रख सकता, वाई को मैंने इंटीजर बनाया है, वाई में मैं इंटीजर रख सकता हूँ, मिसाल के तौर पर 93। अब अगर वाई में मैं ये रखना शुरू कर दूं 23.5, ये मैं नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि मैंने वाई को इंटीजर बनाया है, इंटीजर होल नंबर से कहते हैं। तो मैं कौन सा इंटीजर बना सकता हूँ, इस लिस्ट में मैंने बताया आपको। मैं कैरेक्टर बना सकता हूँ एक कैरेक्टर का, और इंटीजर बना सकता हूँ इतना बड़ा नंबर और इतना छोटा रख सकता हूँ। ये लिस्ट है, आपको बताएगी कि कौन सा कंटेनर कितना बड़ा बना सकते हैं। ये समझे सबसे बड़ा कंटेनर ये है, ये वो कंटेनर है जिसकी मैं मिसाल दे रहा था कि लगेज के लिए वो जो फैक्ट्री से माल सप्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो कंटेनर में रख के, ये वो कंटेनर है बड़ा वाला, एनएलसी के कंटेनर्स जो होते हैं, सबसे बड़ा डेटा इसमें आ रहा है। इससे छोटा कंटेनर ये है, इससे छोटा कंटेनर ये है। अच्छा, ये तीनों तो हैं, ये तीनों हैं जिसमें मैं वो रख सकता हूँ, क्या, फ्रैक्शंस। इसमें मैं फ्रैक्शंस रख सकता हूँ, यानी पॉइंट में डेटा आ सकता है। और ये वो कंटेनर्स हैं इसको छोड़ दें पहले वाले को, ये पहला दूसरा छोड़ दें। ये वो हैं जिसमें मैं डिस्क्रीट डेटा या होल नंबर्स रख सकता हूँ। और ये दो वो हैं जिसमें मैं नॉन न्यूमेरिक रख सकता हूँ। नॉन न्यूमेरिक समझ में आ रहा है ना, असद, अहमद नाम रखने अगर, या एल ग्रेड, तो वो कैरेक्टर बनाऊंगा। तो 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली। तो देखिए, डेटा नंबर्स में है या नॉन नंबर में, पहला तो ये डिसीजन कर लें। अगर डेटा नंबर में है तो ये सोचें होल नंबर में है या फ्रैक्शन भी आ सकते हैं। अगर होल नंबर में है तो इनमें से चूज करें, और अगर वो फ्रैक्शन भी आ सकते हैं तो इनमें से चूज करें। और अगर वो अल्फाबेट में है तो फिर आप ये पहली कैटेगरी पे चले जाएं। तो समझ में आ गई 3 कैटेगरीज। ये पहली कैटेगरी में 2 हैं, दूसरी कैटेगरी में ये 4-5 हैं यहाँ से यहाँ तक, और तीसरी कैटेगरी में ये है। तो मुझे अपने साइज का कंटेनर बनाना पड़ेगा। साइज से मतलब मेरा क्या है, जितना बड़ा डेटा मुझे रखना है उसके लिहाज से मैं देखूंगा कि कितना बड़ा कंटेनर बनाऊं मैं, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप फ्लोट बनाए डबल। लेकिन अगर मुझे छोटा डेटा रखना है, कंटेनर बड़ा खरीद लोगे तो क्या होगा, नुकसान ही होगा ना, या फायदा होगा। भाई मिसाल के तौर पर तुम्हें किताबें लाने ले जाने के लिए बैग खरीदना था, तुम बैग खरीदने की जगह अलमारी खरीद लोगे तो क्या होगा, तो किताबें ले जा सकोगे अलमारी में कॉलेज या यूनिवर्सिटी? नहीं ले जा सकोगे। तो इसलिए अप्रोप्रिएट वेरिएबल को चूज करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने अगर गलत वेरिएबल चूज कर लिया तो उसके या तो कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे, या मेमोरी ज़ाया होगी, या एरर आ जाएगा। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मेमोरी ज़ाया होगी, या एरर आ जाएगा, या फिर जो है वो सर मतलब अगर हम फ्लोट इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल वर्ड वगैरह यूज करने के लिए तो उससे इशू बनेगा प्रोग्राम में। फ्लोट में नंबर्स यूज होंगे,
मिसाल के तौर पर नंबर एक का बैंक बैलेंस है, तो बैलेंस अगर छोटा है ना, कितना छोटा है, इतना छोटा, ये लिमिट दी हुई है, देखें ये, इस नंबर को समझें आप, ये नंबर क्या है, ये लिखा हुआ क्या है, आपको समझ में आ रहा है ये नंबर क्या है? एक्सपोनेंट -38 है ना, मतलब इतने पॉइंट्स में ये वैल्यू लिखा हुआ है, देखो साइंटिफिक नोटेशन में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, 3.4 सॉरी 3.4 इंटू 10 की पावर -38 से लेकर +38, मैं +38 वाला दिखा रहा हूँ। एक्सपोनेंट। हाँ, इतना बड़ा नंबर है ये, 38 3 4, अब मैं कितने जीरो और लगाऊं? 38 कितने जीरो लगने चाहिए? 38 38 नहीं, 37। 37 इसकी वजह ये है, एक तो मैं यहाँ से यहाँ खर्च लाने में खर्च कर दिया ना, एक 10 तो ये खर्च हो, 4 रुपये है। ये 37 और मैं लगाऊंगा, जब इतना बड़ा नंबर मैं रख सकता हूँ इसमें। अगर एक आदमी का जो बैंक बैलेंस है इतनी बड़ी फिगर का है तो मुझे फ्लोट चाहिए। अगर किसी का बैंक बैलेंस इससे भी बड़ा है तो मैंने फ्लोट बना लिया ना, तो डाटा कट जाएगा, छोटा पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है उसकी बिल्ड ज़रा ज़्यादा है, ह्यूज है, और वो स्मॉल साइज की शर्ट खरीद के ले आए, तो क्या होगा? तो शर्ट आएगी नहीं, उसको तंग हो जाएगी। और एक शख्स अगर स्मॉल साइज का है और वो एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट खरीद के ले आए, तो क्या होगा? पहन तो लेगा, शर्ट तो आ जाएगी, लेकिन उसको फिट नहीं होगी, वो अच्छा नहीं लगेगा, उसको ज़ाया हो गए ना, पैसे भी ज़ाया होंगे, कपड़ा भी ज़ाया होगा, और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ऐसे ही इनमें भी है कि मुझे जिस साइज़ का डाटा रखना है उस साइज़ का वेरिएबल मुझे बनाना पड़ेगा, और वेरिएबल बनाने के लिए मुझे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर कैसे करते हैं? ये डिक्लेयरिंग अभी मैंने सिखाई थी, ये है डिक्लेयरिंग, ये लाइन डिक्लेयरिंग है। अब मुझे एक ग्रेड का वेरिएबल बनाना है, और ग्रेड का वेरिएबल एक कैरेक्टर, एक अल्फ़ाबेट रखने के लिए बनाना है, तो ऐसे बनाऊंगा। अगर बैलेंस रखने के लिए बनाना है, देखिए कैसे बनाऊंगा, फ्लोट बैलेंस सेमीकोलन। बैलेंस क्या है? ये तो वेरिएबल है, मैंने बनाया है, इसका नाम मैंने बनाया है। ये फ्लोट क्या है? डेटा टाइप है। बैलेंस क्या होगा? मेमोरी में खाना बन जाएगा जिसमें मैं बैलेंस का नाम होगा और इसमें मैं रख सकूंगा। कितना बड़ा नंबर रख सकूंगा? फ्लोट। फ्लोट देखें अब कितना बड़ा है फ्लोट। फ्लोट अभी मैंने समझाया था, ये जो 34 और इतने जीरो लगाकर इतना बड़ा नंबर मैं रख सकता हूँ इसमें। ये जो अभी मैंने वेरिएबल बनाया फ्लोट, इससे बड़ा नंबर रखूंगा तो एरर आ जाएगा, इससे छोटा रखूंगा तो रख सकता हूं। यहां तक क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है? अच्छा बस, अच्छा अब मैं देखें बीच में जो कुछ स्लाइड्स अभी स्किप करके आखिरी स्लाइड पे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि टाइम अभी कम बचा है, और आखिरी स्लाइड पहले कवर कर रहा हूं ताकि आप एक प्रोग्राम खुद लिखकर कंपाइलर में रन करके चेक कर लें। सही है? फिर मैं ये पार्ट रिकॉर्डिंग में लेकर आऊंगा, ये वाला, ये मैं बाद में समझा दूंगा, ये इतनी डिटेल्स में है सारी चीजें, अगले लेक्चर में समझा दूंगा, परेशान ना हो। कुछ स्लाइड्स बाकी छोड़ दूंगा, जरूरी नहीं हर स्लाइड आज ही कवर हो जाए, कुछ स्लाइड्स बाद में कवर हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैं रिकॉर्डिंग में लेके जा रहा हूँ। अच्छा, now this slide comprised on a complete program. This complete program contains several lines. Line number 1, blue color items are actually the code, and red color items and the arrows are explanation. So we have to remove. This is just for explanation. I introduce the red part here. So whenever you type this program, so you have to remove all the comments written on the right side and remove all arrows. Only the blue material you have to type. Double slash. Double slash indicates a comment line. Comment line means what? Compiler completely ignore this line. इसको पढ़ेगा ही नहीं compiler. So why this line is here? The reason is this is a comment line which explain me what this program is. So I can introduce several lines, but each line should start with the double slash.
If the line start with the double slash, then compiler will assume that this line is a comment line and we have not to compiler will not have to work on this line. Compiler इस line पे कोई काम नहीं करेगा. तो फिर ये line क्यों है? It is just for my satisfaction. It is just for my understanding. The second line include IO stream. This is in C language. This is called preprocessor directive. The preprocessor directive में we have to include some IO stream. The stream will be included in my program. I will introduce the purpose of a stream, but this will not have any impact on the execution of this code. But this is necessary to include this IO stream if I want to use the cout command. If I don't want to use the cout command in this function, in this program, so there is no need to include IO stream. So IO stream is needed only if I have to use cout or scene in my program. The next line is using namespace std. So stdv is a short word for standard input output devices. So this output will occur on the screen. So std stands for the standard input output. The standard input output is what? Outputs will be shown onto the screen and input will be taken by the keyboard. The keyboard is the input device and screen is the output device. So this is called namespace. So these are the elementary lines. Program will start by this line. This is actually the program. These are the necessities for this program. You must have to write down these lines. These two lines. First one is optional. There is no way or there is no need to write down the first line, but the second and the third is very important. But the last lines, actually the code is this. So every C program must start by int main bracket. This bracket may contain some parameter. I will describe that parameter later on, but initially you can write down as int main blank brackets. Then your program must have a starting brace and ending brace. So this is the structure of a program. So your program must begins with the int main and it comprised on a pair of brace. In between the brace, I have several things. Here are the two lines. This is called one statement, cout. Cout is a reserved word. This will show this string. This is a string constant. This show cout will output or show this hello there onto my screen. And then return 0, program will end. So this will done only one line we have here. And this line will do what? This line do nothing, just only print hello there on the screen. So this is called output statement. And hello there is a string literal. And send 0 to the operating system, end of block, starting of block, and the beginning function is main. So this is one complete program, and this is the structure of a complete program. You can ask the question related with that. मैं unmute कर रहा हूँ आप लोगों को, allow कर रहा हूँ unmute करने का. अब आप unmute कर लें और पूछ लें इसमें से कोई line भी आप पूछना चाहते हैं. ये preprocessor directive लगाइएगा. कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अभी आप सिर्फ ज़हन में लर्न करेंगे. ये हैं क्यों है, रीजन मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये इस रीजन के हवाले से यू हैव टू राइट डाउन दैट, राइट. अच्छा, क्या है? जैसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में कुछ फाइल्स इस प्रोग्राम के साथ अटैच करनी है कंपाइलर को. तो ये मैंने कंपाइलर को हिदायत दी है कि मेरे प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट आएगा. ये आउटपुट आ रहा है ना, इनपुट नहीं आ रहा मेरे प्रोग्राम में, आउटपुट आ रहा है. तो आउटपुट स्ट्रीम में जाएगा. इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. तो ये लाइन नहीं होगी ना, जब मैं ये सी आउट लगाऊंगा एरर आ जाएगा. तो इसलिए इस सी आउट को लिखने के लिए शर्त है कि पहले ये लाइन लिखें आप. इसमें कोई और चेंज नहीं करनी. जब भी बस सी आउट आएगा ये लाइन लगा दें, बस, और कुछ नहीं करना आपको. नेम स्पेस में आउटपुट कहाँ जाएगा? आउटपुट स्क्रीन पर जाएगा, आउटपुट प्रिंटर पर जाएगा. अगर ये प्रिंटर पर भेजना है ना आउटपुट, ये वाला आउटपुट, तो यहाँ PRN लिख दूंगा. ठीक है, जब मैं PRN लिखूंगा
तो ये आउटपुट जो है वो प्रिंटर पर चला जाएगा। अभी मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है तो ये यहाँ नजर आ रहा है। बाकी मेन से प्रोग्राम शुरू हो रहा है और मेन इंट मेन ब्रैकेट ये लिखना लाजमी है, एज इट इज जरूरी है, स्मॉल लेटर्स में लिखना जरूरी है और ये 2 ब्रैकेट्स लगाने लाजमी है। अब बीच में मैं कुछ भी लिख दूं, कुछ भी से मतलब ये नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज लिखना शुरू कर दूं, C++ के स्टेटमेंट्स लिखना शुरू कर दूं। कितने लिख दूं? 2, 4, 5, 10, 100, 200, 1000, 2000, 5000 कितने ही लिखना चाहूं लिख दूं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर लेंथ ऑफ प्रोग्राम। और कुछ पूछना है? सर ये सेमीकोलन बीच में जो लगे वो डॉलर के बाद। सेमीकोलन ये रिक्वायरमेंट है सी लैंग्वेज की, जब स्टेटमेंट खत्म होता है तो सेमीकोलन लाजमी होता है। ये पूरी लाइन तो ये एक सेमीकोलन, जहाँ सेमीकोलन एंड, और जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस खत्म करते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं लाजमन, अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएं सेंटेंस खत्म नहीं होता। इसी तरह सी लैंग्वेज में सेमीकोलन ना लगाएं तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहलाता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी है। ठीक है, और कोई सवाल है? सर ये 2 स्मॉलर देन के साइन है इसका क्या? पूछे बेटा, पूछे जल्दी से, जोर से पूछे। 2 स्मॉलर देन के जो साइन है इसका क्या? ये भी रिजर्व वर्ड है। ये शो ये करेगा कि ये आउटपुट है तो एरो इधर जाएगा और अगर ये इनपुट होगा तो एरो इधर जाएगा। ठीक है ना, बस ये आप क्लोज नहीं होगा सर, ये ग्रेटर देन लेस वाले, ये बस ये जैसे मैं ये कह रहा था ना x इक्वल स्पेसेस भी हैं। हाँ वो आ सकते हैं स्पेसिस का, उसमें मसला नहीं है। x इक्वल टू 3 कह रहा था तो 3x में चला जाएगा। यही मैंने इसकी एग्जांपल दी थी ना, 3 वेरिएबल x में चला जाएगा। हेलो देयर स्क्रीन पर चला जाएगा, जाने के लिए, स्क्रीन पर जाने के लिए एरो दिखा रहा है। और कुछ नहीं है इसका पर्पस, लेकिन ये लाजमी लिखना है, इसको छोड़ नहीं सकते आप। और कोई सवाल? सी आउट क्या है? ये कीवर्ड है, ये आउटपुट दिखाने के लिए, जैसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज होता था पहले, प्रिंट एफ पहले यूज होता था, प्रिंट एफ, लेकिन अब प्रिंट एफ खत्म हो गया, प्रिंट एफ की जगह पे सी आउट आ रहा है। C++ में सी आउट होता है, सी में जो है वो प्रिंट एफ होता था पहले। बाकी रिटर्न क्या करता है? प्रोग्राम खत्म कर देता है। सर ये रिटर्न 0 क्या है? 0 से मतलब ये है कि मैं कोई चीज लेके नहीं जा रहा, 0 लेके जा रहा हूँ बाहर, खाली हाथ जा रहा हूँ, समझिए। अगर मैं कोई चीज बाहर लेके जाना चाहता हूँ, 5 लेके जाना चाहता हूँ, मैं लिख दूँ रिटर्न 5। तो जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा प्रोग्राम से तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता हूँ मैं, तो मैं 5 ऑपरेटिंग सिस्टम को दूंगा। ठीक है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस जाते वक्त कुछ देना चाहते हैं तो वो यहाँ लिख दें। वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप जाएंगे वापस प्रोग्राम खत्म होने के बाद, तो ये नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर हो जाएगा। लेकिन इनिशियल प्रोग्राम में आप रिटर्न 0 लिख दें, काफी है, अगर आप कोई चीज नहीं ले जाना चाहते तो। ठीक है, और कोई पूछना है इसमें? बोलिए सर ये वाइड मेन वाइड और कोनियो डॉट एक्स कब लिखते हैं सर? कंसोल इनपुट आउटपुट, कोनियो डॉट एच जो है वो कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए लिखते हैं। क्या सर? बेटा आगे आएगा, उसको आगे समझा दूंगा, अभी जो चीजें यहाँ आ रही हैं उसको समझिए। जी क्या आवाज साफ है? जी, और कोई क्वेश्चन है या मीटिंग क्लोज कर दूं? सर आप लैब कब कराएंगे? बस ये आज प्रोग्राम हो गया, अगली क्लास में मैं यहीं पे लैब रन करूंगा इसी प्रोग्राम को, और इसको यहीं पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, वो लैब फिजिकल तो है नहीं, वो यही लैब है, बस मैं यहीं पे खुद कर रहा हूँ। आप लोग अपने पास अपने कंप्यूटर्स पे सी लैंग्वेज का कंपाइलर ओपन कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में समझिए वो लैब ही होगी वो, लेकिन मैं लैब और थ्योरी साथ साथ ही चलती रहेगी। कंपाइलर कौन सा डाउनलोड करना? कंपाइलर C++ का बता दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। पहले कंपाइलर का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, फिर इस प्रोग्राम को रन करूंगा। इस प्रेजेंटेशन की कुछ चीजें बाकी नहीं, उनको एक्सप्लेन करूंगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। सर ये फाइल आपने सेंड की थी ग्रुप पे? सर ये प्रेजेंटेशन सेंड कर दीजिएगा। ये तो बेटा तुम लोगों ने कहने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोगों ने अभी पहली वाली मैंने सेंड की थी तो वो कौन सी पड़ी? नहीं सर ये पूरी हार्ड है सर, चेक कर लेंगे। कह रहे हैं आप सर आपकी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वेडनेसडे को होगी। बेटा सब चीज देखो प्री डिफाइन है, मेरा कोई चीज भी अनडिफाइंड नहीं है। ये मैंने CR को पहले दिन बताया था कि क्लास किस किस दिन किस किस टाइम पे लूंगा,
ये मेरे लेक्चर्स में तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी कि भाई मैंने क्लास अनाउंस कर दी है, जैसे आज लोगों को कन्फ्यूज, भाई मीटिंग 9 बजे ऑन हो गई तो ऑन हो गई का मीटिंग का मतलब ये है कि मैं आने वाला हूँ, बस अब वेट करो 2-4 मिनट, अगर आगे पीछे हो रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। ये सहूलत देखो कितनी बड़ी सहूलत तुम्हें मिली हुई है कि तुम घर बैठे हो और वो फैसिलिटीज मिल रही हैं जो तुम्हें इन क्लास मिल रही होती थी। इसमें क्या ऐसा मसला आ रहा है तुम्हें कि ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि एक 1-to-1 डिस्कशन हो रहा है, आपको इससे ज्यादा डिस्कशन तो क्लास में हो भी नहीं रहा होता जितना डिस्कशन यहाँ हो रहा है। मैं बीच बीच में लोगों को इन्वाइट भी कर रहा हूँ कि भाई वो बोले, सिर्फ मैं ना बोलूँ, आप लोगों को बोलने का भरपूर मौका दे रहा हूँ जी। सर फंक्शन रन नहीं समझ आ रहा है ना, फंक्शन रन कौन सा फंक्शन नहीं समझ आ रहा? ये ग्रेड पता नहीं किस अजीब से साइन आए हुए, इसलिए समझ नहीं आएगा। मेरी स्क्रीन पे जो देख रहे हो इसकी बात कर रहे हो? यस सर, ये बिगनिंग ऑफ ब्लॉक फॉर्मैन, ये इससे आगे बिगिनिंग ऑफ ब्लॉग, जो आपने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। देखिए मैं ऐसा करता हूँ, देखिए इसमें अगर आपको मुश्किल हो रही है तो ये मैं कमेंट्स सारे जो रेड कलर के ना ये हटा के स्लाइड को दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सिर्फ वो जो प्रोग्राम है ना वो नजर आ रहा होगा तुम्हें, असल प्रोग्राम नजर आ रहा होगा। अभी तुम कंफ्यूज अकाउंट से आगे की बात कर रहे हैं, क्या आपकी रेड मार्किंग हुई है इस वजह से इशू हो रहा है। ठीक है, मैं हटा देता हूँ, इसको सिंपल करके स्लाइड को दिखाता हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो मैं यहाँ स्टॉप कर दे रहा हूँ, बस इतना पार्ट रिकॉर्ड हो जाएगा, बाकी चीज़ें जो हैं वो बगैर रिकॉर्डिंग के भी आ जाएंगी। इसको मैंने डिस्कार्ड किया। अच्छा, ये लाइन अब मैं एडिट कर लेता हूँ। सर स्क्रीन हट गई। हाँ हटेगी बेटा, अभी मैं एडिट करूँगा जब भी तो स्क्रीन आएगी आपके पास, वो चीज़ें मुझे रिमूव करनी होंगी ना उससे। ये देखिए मैं सब आप नजर आ गया, बस सिर्फ ये आपको लिखना है इतना पार्ट। इसमें से मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं फिर रिकॉर्डिंग ऑन, अच्छा अब मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर रहा क्योंकि वो मैंने मीटिंग में एक पार्ट रिकॉर्डिंग का अलग कर लिया, तो वो सिर्फ एक स्लाइड की रिकॉर्डिंग बनेगी और तो बनेगी नहीं। अटेंडेंस के लिए आप लोग अपने नाम उसमें टाइप करें चैट में और वो डाल दें, क्योंकि और फुल नेम डालिएगा ताकि मैं जब मीटिंग सेव करूँगा तो ये आपके नाम उसमें सेव हो जाएंगे, ये अटेंडेंस के तौर पर चले जाएंगे। सही। अच्छा देखिए, इसमें लाइन नंबर 1 मैंने बताया था कि ये तो कमेंट लाइन है, इसको मैं लिखूँ ना लिखूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखने का फ़ायदा क्या है, फिर ये क्यों लिखी गई है, ताकि मुझे याद रहे कि ये है क्या इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट सी प्रोग्राम, फिर हैश इंक्लूड से ये डायरेक्टिव्स आते हैं। आईओ स्ट्रीम लगानी ज़रूरी है, आईओ स्ट्रीम इस कमांड के लिए ज़रूरी है, अगर ये कमांड नहीं होगी आप ये लाइन हटा दें इसमें से। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सी आउट के लिए ज़रूरी है कि आउटपुट कहाँ जाएगा, स्टैंडर्ड स्क्रीन पर जाएगा, तो अगर आपकी ये लाइन नहीं है तो आप ये भी हटा सकते हैं। तो इंड मेन ज़रूरी है, यानी इतना पार्ट ये आपका कोड है। रन ये होगा, रन यहाँ से होता है, ये पहली लाइन है, एक ही लाइन है मेनली, तो इसमें एक ही लाइन है, वो ये है। ये क्या करेगी, स्क्रीन पर ये वर्ड दिखा देगी और कुछ नहीं करेगी, और रिटर्न 0 पे चली जाएगी, बस दैट्स ऑल। आप पूछें, कुछ पूछना है तो जी। सर प्रोग्राम में हेडर फाइल यूज करना लाजमी है। कौन सी फाइल? हेडर फाइल। एरर फाइल कहाँ पर है सर? ये आईओ स्ट्रीम.h जो है आपके पास। आईओ स्ट्रीम यूज करना जरूरी है, इनपुट आउटपुट में आएगा ये।
सर कंपाइलर कौन सा यूज होगा? गोलैंड का या C++ का नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं मीटिंग खत्म कर दूं। ये COUT वो है ना, क्या नाम है? सी आउट कमांड है, इससे ये स्क्रीन पर नजर आएगा। सर ये इससे पहले कुछ लिखना नहीं होगा, जिस तरह HTML वगैरह में डॉक टाइप्स वगैरह लिखना होगा? सी आउट की बात कर रहे हो? जो आपने लिखा हुआ है ना सिंपल C++ प्रोग्राम, इससे पहले कुछ रन करने के लिए नहीं लिखना होगा? इससे पहले कुछ नहीं लिखना है। ये लाइन भी चाहो तो हटा दो, ये पहली वाली, क्योंकि तो कमेंट लाइन करने के लिए आई थिंक इंक्लूड वगैरह होगा। फिलहाल बेटा इसमें से कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है वो पूछ लो, इससे आगे की चीजें नेक्स्ट क्लास में बताई जाएंगी। नहीं सर। ओके, अल्लाह हाफिज। चैट में अटेंडेंस आ गई सबकी? किसी की अटेंडेंस फिर अगर नाम चैट में नहीं आएगा तो वो अटेंडेंस रह जाएगी आपकी। ठीक है सर। मैं बस ऑन एंड कर रहा हूँ, अगर आपने चैट में नाम डालना है तो जल्दी डाल दें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगा कि ये मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस लग चुकी होंगी, रोज़ाना की बेसिस पे मैं लगा देता हूँ। इन वीडियोस को रोज़ाना की बेसिस पे ही पढ़ें और बार बार पढ़ें। एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आएंगी ये चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इसमें एक बार में नहीं समझ में आती, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आपको लर्न करनी है, याद रखनी है। आप ये समझेंगे कि अगर मैंने एक बार पढ़ा और अभी मुझे नहीं आ रहा और फ्रस्ट्रेट, ऐसी कोई फ्रस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स आपका यही है, क्योंकि अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी स्किल सीख ली तो आप ज़िंदगी भर जो है ना वो आपके काम आएगी। और अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही आपने थोड़ा सा लैकिंग कर दी, कमी कर दी, नहीं सीखी, तो आप ज़िंदगी भर रोएंगे। तो अब दो ऑप्शन है, देखें आपकी मर्ज़ी है, ये आप पढ़ें ना पढ़ें ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल है, कोई स्कूल लेवल तो है नहीं कि वो स्पून फीडिंग बच्चों की तरह कराई जाए और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बार बार बीच बीच में सवालात करता हूँ, दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। मीटिंग में जब भी आएँ एक तो टाइम पे आएँ, वरना वेटिंग रूम में जाएं और वहाँ वेटिंग रूम में इंतज़ार करें। वेटिंग रूम में लेक्चर सुन नहीं रहे होते आप, वहाँ नज़र नहीं आ रहा होता आपको लेक्चर, तो इसलिए अगर आप टाइम के बाद आएंगे मैं वेटिंग रूम में डाल दूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि अटेंटिव रहें। फिर जब तीसरी चीज़ ये है कि जब भी नेक्स्ट मीटिंग में आएँ पुरानी वीडियोस को रिव्यू करके आएँ। यही तो रिकॉर्डिंग का फ़ायदा है, वरना क्या फ़ायदा रिकॉर्डिंग का। और मुझसे ये ना कहें जब मैं सवाल करूँ कि जी हम लास्ट मीटिंग में नहीं थे। लास्ट मीटिंग में नहीं है, आप रिकॉर्डिंग सुने थे, ठीक है ना। कोई भी वजह हो सकती है, किसी का इंटरनेट ख़राब है, किसी की लाइट चली गई है, कोई भी रीज़न है, नहीं आ सके आप मीटिंग में, तो लेकिन आपके पास रिकॉर्डिंग तो मौजूद है, आप करें उसको काम को मुकम्मल। तो ये कुछ चीज़ें आप ख्याल में रखें अपने। और बाकी कोई सवाल हो आपका, क्वेरी हो, मुझे डायरेक्ट मैसेज कोई ना भेजे, मेरा फ़ोन नंबर ना शेयर करें, ना फ़ोन नंबर मेरा ख़ुद यूज़ करें। हाँ, ये वीडियोस जो मैंने इस वक्त लगाई हैं, ये मैं कहूँगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं अदर सेक्शंस के, सेक्शन ए के, सेक्शन बी के, सेक्शन सी के, आप उनसे भी कह सकते हैं कि अगर वो इन लेक्चर्स को मेरे सुनना चाहते हैं तो वो सुन सकते हैं, इन रिकॉर्डिंग्स को वो देख सकते हैं, ठीक है, ये अलाउड है। लेकिन उन सेक्शंस के स्टूडेंट्स मीटिंग में भी मैं तो कहूँगा आना चाहें आ जाएं, लेकिन अटेंडेंस में ना शामिल होंगे, ठीक है। वो लिख दें, अगर अदर सेक्शन के हैं तो वो फिर अपना सेक्शन नाम उसके साथ लिख दें। तो आप ये अपने फ्रेंड्स को बता दें, अगर अदर सेक्शन के स्टूडेंट्स भी मेरे कोर्स को अटेंड करना चाहते हैं तो पढ़ने पे किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी इल्म हासिल करना चाहता है करे। लेकिन रिकॉर्डिंग आप कहाँ पे डाल? बेटा तुम इतना ऐसे सवालात ना करो, देखो जो कि बिल्कुल बच्चों वाले सवालात हों। कोर्स वेबसाइट पहले दिन बता दी थी, कोर्स वेबसाइट का लिंक सीआर को भेज दिया।
सीआर ने सीआर बेटा पहले दिन नहीं होने का कोई मकसद नहीं है, आप सीआर के साथ अटैच रहें अपने, सीआर आपको सब बताते रहेंगे। अच्छा, मैं ज्यादातर चीजें ना वो गर्ल्स के सीआर का नंबर मेरे पास ज्यादा प्रोमिनेंट है, बॉयज वाला नहीं है, तो मैं वो उसको गर्ल को भेज रहा होता हूँ। क्या नाम है वो? एमन जहरा नाम है शायद जी। हाँ, तो एमन के पास सारी डिटेल्स जारी होती हैं। एमन आप ही उनको दूसरे बाकी सारे लोगों को भी और बॉयज के सीआर को भी भेज दिया करें। मेरे पास डायरेक्ट नंबर नहीं आ रहा बॉयज के सीआर का, सेव भी नहीं हुआ हुआ मेरे पास, तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। आप लेकिन मेरा नंबर किसी को शेयर ना करें, सिर्फ और सिर्फ लिंक्स शेयर करें जो मैं भेज रहा हूँ आपको। दैट्स ऑल फॉर